नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपना यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। हकीकत में ये कहानी नहीं है, ये घटना है और एक सच्ची घटना है। और मैं उसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि ये कहाँ घटी, किस परिवार में घटी, क्योंकि इससे बदनामी होती है किसी परिवार की। तो इसलिए ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ये कहाँ पर घटी है घटना, लेकिन घटना है वो वास्तव में है। और घटना ये है दोस्तों कि एक आदमी था, शादीशुदा आदमी था, और जब उसके बच्चे हुए तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करूंगा और उनको मैं एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और ताकि वो एक अच्छी सफलता हासिल कर सके, अच्छे मुकाम पे जा पाएँ। तो वो दोस्तों शहर में, गांव का आदमी था, वो अपने शहर में आ गया। शहर में आने के बाद उसने अपना काम धंधा शुरू किया। काम धंधा भी ठीक चल पड़ा। गांव में जो उसकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी उससे उसका काम चल नहीं रहा था, तो वो शहर में आ गया और उसने खूब मेहनत की। और मेहनत करके अपने बच्चों को उसने जो उस शहर के सबसे बड़े स्कूल हुआ करते उस स्कूल में पढ़ाया। यानी कहने का मतलब ये है कि अच्छी शिक्षा दी उस आदमी ने। तो 2 बेटे थे उसके। तो जब बड़े बेटे ने ग्रेजुएशन कर ली तो उसने सोचा कि ठीक है, अब मैं इसको किसी अपने बिजनेस में शामिल कर लेता हूँ या फिर इसको किसी अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा देता हूँ। लेकिन बेटे ने कहा कि पापा मुझे विदेश में जाना है, वहाँ नौकरी करनी है, इस देश के अंदर नहीं है कुछ भी। खैर उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने नहीं उसकी सुनी और उसने उसको विदेश में भेज दिया बच्चे को। और बच्चे का भी काम ठीक चल पड़ा, अच्छी कंपनी में नौकरी करने लग गया वो। फिर उसकी मैरिज होगी, मैरिज भी अच्छे परिवार में होगी, तो वो अपनी पत्नी को लेके भी अपने साथ और विदेश में चला गया। वहाँ पर उसका काम धाम, उसकी मिसेज का, उसका दोनों का अच्छा काम चला, तो वो हो गया अपने परिवार में बिजी। फिर उसका जो दूसरा बेटा था ना, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, उसने भी ग्रेजुएशन कर ली। तो उसने ग्रेजुएशन की तो उसने भी कहा कि पापा मुझे भी विदेश में जाना है। तो उस आदमी ने कहा कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई विदेश में चला गया और अब तुम देख रहे हो कि हमारे से वो कितना फ़ोन पे बात करता है, कितना मिलने जुलने आता है, और महीनों हो जाते हैं बात करते हुए। तो कम से कम तुम यहीं रहो, इस काम धाम को संभालो और अपना यहीं रहो। लेकिन उसने कहा कि नहीं पापा, मुझे भी विदेश में जाना है, मुझे भी अपना कैरियर बनाना है और अपने भाई की तरह मुझे भी एक अच्छा जीवन जीना है। तो दोस्तों, जब उसका बड़ा बेटा था तो उसके पास इतने ज़्यादा तो खैर वो पैसे नहीं थे, क्योंकि परिवार में खर्च भी बहुत होते हैं। तो उसने जो अपने गांव की ज़मीन जायदाद थी ना, वो ज़मीन बेच दी थी उसने, और उसको बेच के ना अपने बड़े लड़के को बेच दिया था। तो अब छोटे लड़के ने जब ये कहा कि पापा मुझे भी जाना है, तो बच्चे की जिद के सामने पिताजी क्या करता, तो उसने उसका और जो कारोबार था या और जो मकान वकान लिया था, कारोबार को गिरवी रख दिया और जो उसका मकान था उसको बेच दिया। और कुल मिला के आउटर कॉलोनी में एक छोटा सा मकान ले लिया उसने, 2 कमरों का मकान, ताकि वो अपना वहाँ रह सके। तो उसने अपने छोटे बेटे को भी भेज दिया विदेश में। तो दोस्तों, छोटे बेटे की भी जब टाइम आने पर उसकी भी मैरिज होगी, उसकी मिसेज वो भी विदेश में चली गई। अब वहाँ रह गए, उस छोटे शहर में रह गए वो आदमी और उसकी मिसेज। तो जैसे बड़ा बेटा अपने परिवार में बिजी हो गया, छोटा बेटा भी अपने परिवार में बिजी हो गया। तो पहले तो फ़ोन कर लिया करते, उसके बाद छोटे बेटे के भी फ़ोन आने नहीं लगे, आने बंद हो गए। तो ये दोस्तों हर घर की, क्या हर युवा की कहानी होती है कि वो जब उसकी मैरिज हो जाती है और उसके अपने खुद के बच्चे होते हैं, तो वो अपने परिवार के अंदर ही रम जाता है, यानी बिजी हो जाता है। और उसके परिवार की देख रेख में, उसके परिवार में जो बुजुर्ग यानी उसके माँ बाप होते हैं, उनके लिए जगह नहीं होती, किसी भी तरह की जगह नहीं होती। तो ये हर एक परिवार में ये ऐसा होता है। तो वो जो दोनों बच्चे थे वो भी अपने परिवार में बिजी हो गए। अब रह गए वहाँ पर वो बूढ़ा और बुढ़िया, और एक आउटर कॉलोनी छोटा सा। बिजनेस भी करते, तो जवानी में तो आदमी मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, बिजनेस को चला भी लेता है, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ी चल पाएगा इतना। धीरे धीरे उसका कारोबार भी कम हो गया। तो दोस्तों वो काफ़ी अकेले पड़ गए दोनों, और उन्होंने कोशिश करते भी अपने बच्चों से बात करने की, तो बच्चे भी हों वहाँ करके या 1-2 मिनट बात करके और वो अपना फ़ोन रख दिया करते, ज़्यादा बात नहीं किया करते। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि उस आदमी की जो घरवाली थी ना, वो एक्सपायर हो गई। तो वो एक्सपायर होने से उसने अपने बेटों को फ़ोन किया, और उसकी जो घरवाली थी ना, वो अपने बेटों को बहुत याद किया करती, और वो ये कहा करती कि देखना मेरे बेटे ज़रूर आएंगे। तो उसने अपने दोनों बच्चों को फ़ोन किया। तो उन्होंने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ज़्यादा कहा कि तुम्हारी माँ की इच्छा थी और तो कि एक बार तुम उनको देख लो,
एक बार उसकी अंतिम दर्शन कर लो, उसको उसके अपने हाथों से दाग दे दो। तो उसका छोटा बेटा आ गया, बड़ा बेटा नहीं आया। तो जब वो छोटा बेटा आया तो उसने कहा कि बड़ा क्यों नहीं आया? तो छोटे बेटे ने कहा कि पापा इतनी दूर से कैसे आ सकते हैं, खर्च होते हैं, टिकट इतनी महंगी है, हमें काम का वो होता है, मान लो 10 दिन के लिए आएंगे तो 10 दिन में हमारा कितना नुकसान होगा। तो हमने दोनों ने बात की और ठीक है, आज मम्मी मर गई तो मैं आ गया, कल को आप मरोगे तो बड़ा बेटा आ जाएगा, बड़ा भाई आ जाएगा मेरा। तो इस चीज़ को सुन के दोस्तों उस आदमी को बड़ा धक्का लगा। जिन बच्चों के लिए उसने अपनी जो ज़मीन थी, पैतृक ज़मीन थी, वो बेच दी थी, उसने अपना बिजनेस था वो गिरवी रख दिया था, उसने अपना जो मकान था, एक अच्छा मकान था, उस मकान को बेच दिया था, खुद एक आउटर कॉलोनी में छोटे से मकान में आकर रहने लगे थे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के कैरियर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी जिद के लिए। और आज उसने जब ये सुनाई दिया कि आज मम्मी मरी है तो मैं आ गया, कल को आप मरोगे तो बड़ा आ जाएगा, तो दोस्तों उसको इतना ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ आके उस आदमी ने कहा कि बेटा ठीक है रुको एक बार, मैं 2 मिनट में बात करना। तो वो आदमी अंदर गया, उसने अपना सुसाइड नोट लिखा और उसने अपने आप को गोली मार ली उस आदमी ने। तो गोली की आवाज़ हुई तो उसका बेटा और जो पास पड़ोस के आदमी थे वो बैठे हुए थे, भाग के देखे तो तब तक वो जो बुजुर्ग था वो मर चुका था। तो उसने जो सुसाइड नोट लिखा था ना, उसमें ये था कि बेटा ठीक है, बच्चों की जो ज़िंदगी होती है ना वो सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी होती है और बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप को संभालना नहीं होती। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, गलत हैं तो हम गलत हैं, गलत हैं तो माँ बाप गलत हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती, तुम्हें टिकट महंगी होती है, तो मैं आज अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि बड़े को ना आना पड़े और तुम मेरा भी अंतिम संस्कार करके चले जाओ। दोस्तों ये घटना एक सच्ची घटना थी। तो और ये मैंने आपको क्यों सुनाई ये घटना, ये इसलिए सुनाई कि अभी दिवाली पे एक मुहिम से खबर आई थी कि मुहिम के अंदर एक बुजुर्ग महिला थी, अकेली महिला थी और उसके पति का देहांत हो गया था और लड़की थी वो उसकी शादी कर दी थी, वो अपने घर बार की हो गई थी। और जो लड़का था ना, जब उसने ये दिखाई दिया कि काम करना पड़ेगा, घर के अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो वो लड़का साधु होगा। ये मीडिया में आई हुई है, अखबार में आई हुई है, आप पढ़ लेना इसको। तो वो घर से भाग के ना साधु हो गया वो लड़का और बुढ़िया रहेगी अकेली, यानी उसकी माँ रहेगी अकेली। वो अब अकेला बुजुर्ग आदमी, उसकी उम्र थी 80 साल की। अब 80 साल की एक औरत, ये अपराधियों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, सॉफ्ट शिकार, सॉरी, बहुत सॉफ्ट शिकार होता है। तो क्या किया कि किसी क्रिमिनल ने चुपचाप उसके अंदर घुस के ना और उस औरत को चाकू से मार के ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जो उसके घर के अंदर सामान था, जो उसके कैश था या जेवर था या जो भी थे, वो उनको लेके ना भाग गया। तो अब उसका बेटा तो साधु हो गया, अब वो आए कौन, ये दिक्कत थी। लेकिन दोस्तों सवाल ये होता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और बच्चे या तो विदेश में चले जाते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भाग के ना वो साधु सन्यासी बन जाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये साधु सन्यासी नहीं होते, ये कामचोर आदमी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और फिर मांग के ने लोगों से भीख मांग के ने खाते रहते हैं अपने साधु के वेश में कि हम सन्यासी हैं, हमें खाना खिला दो, हमें चाय पिला दो, हमें ये कर दो। क्यों? क्योंकि मेहनत करने का उनके अंदर वो होता नहीं। लेकिन खैर, हम मेरी चर्चा का विषय ये नहीं था कि मेहनत करने का विषय होता है या नहीं होता। लेकिन वो औरत 80 साल की अकेली औरत घर में अकेली रहा करती और जब ये दिखाई दिया क्रिमिनल को ने, चोरों ने, या भले ही पहली बार उसने हत्या की कि एक अकेली औरत है कितना विरोध कर लेगी, तो वो उसके अंदर घुस के ना उसकी चाकू से हत्या कर कर चुपचाप उसको कमर के अंदर डाल कर ना और वो सामान लेके ना 9-11 हो गया। तो उस औरत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, इसलिए धोना पड़ा कि उसके पास उसका लड़का नहीं था। अगर उसका लड़का होता, अगर उसका परिवार होता, अगर वो अपनी माँ की देखभाल करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कब तक ये बुजुर्ग अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी जान से खिलवाड़ करते रहेंगे, कब तक अपनी ही बलि देते रहेंगे ये लोग।
क्या बुजुर्गों के प्रति बच्चों का कोई फर्ज नहीं है? कोई उनका ये देखने वाला नहीं है कि हमारे माँ बाप ने इतना किया तो हम भी उनके लिए इतना करें? बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं। ऐसी गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ बड़े बड़े घरों के बुजुर्ग आदमी जिनके बच्चे विदेशों में, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं, वहाँ पर 50% ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे हैं विदेश में रहते हैं और वो जो बुज़ुर्ग हैं वो अकेले इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आके उनसे बात भी कर ले। बात करने को भी तरसते हैं ये लोग। और जो बच्चे हैं वो बच्चे अपने परिवार में मगन रहते हैं, अपने विदेश में मगन रहते हैं। उनके माँ बाप के लिए, उनके लिए न दिल में जगह होती है न घर के अंदर जगह होती है। तो ये समाज की एक ऐसी परिस्थिति जिसके लिए कौन जिम्मेदार है ये समझ में नहीं आता। क्या वो बुजुर्ग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ, और आज वो किसी से बात करने से भी तरसते हैं? तो क्यों है ये ऐसा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार वो बच्चे जिम्मेदार हैं या फिर वो माँ बाप खुद जिम्मेदार हैं जो बच्चों की जिद के सामने झुकते हैं और बच्चों को हर इच्छा पूरी करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन की है, तो अपनी सीमाओं से बाहर जाके भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं उन बच्चों के लिए, और आखिर में उनको चाकुओं से मारना पड़ता है। यही समाज है। किस दिशा में जा रहा है समाज? कौन सोचेगा इसके बारे में? कौन इसका इलाज करेगा? वो बुजुर्ग जो अकेले पढ़ते हैं कहाँ से करेंगे वो? क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए दाव पे लगा दिया। या फिर मान लिए बच्चों ने विदेश से पैसे भेज भी दिए, उनको अच्छा मकान भी दिलवा दिया, उनके हर महीने उनके मेंटेनेंस का भी वो अगर वो देते हैं, लेकिन कल को अगर कोई उन्हें दिक्कत होती है, कल को वो बीमार पड़ते हैं, कल को अगर उनको खाने के लिए वो नहीं हो पाता, तो फिर उसके लिए कौन संभालेगा उनको आगे ने? क्यों ये बच्चे नहीं सोचते कि उनके परिवार में उनके बुजुर्ग माँ बाप भी हैं? क्यों अपने परिवार में अपने माँ बाप को शामिल नहीं करते ये आज के युवक? क्यों उनके बच्चे तो उनका परिवार होते हैं लेकिन उनका माँ बाप उनका परिवार नहीं होते? क्यों है ऐसा? ये सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। लेकिन किसको सोचने की ज़रूरत है? क्या उन माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है? लेकिन वो तो अपने बच्चों के लिए कर चुके जो कुछ भी कर चुके, और वो तो अपने सब कुछ ख़त्म कर चुके, फिर बच्चे सोचते नहीं। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ रही है दोस्तों? ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ। और मैं उन हर बुजुर्ग आदमी से जो आज युवा हैं, जो अपने बच्चों के लिए, वही ये एक सर्कल है, ये चलता रहता है। जो आज युवा हैं कल को वो भी बुजुर्ग होंगे, फिर उनके बच्चे जब वो अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर विदेशों में गए हैं या बाहर दूसरे शहर में गए हैं या फिर किसी भी वजह से पारिवारिक झगड़ों के कारण जो बुजुर्ग को अकेला छोड़ देते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं और वो बुजुर्ग अकेले रोते रहते हैं अपने घर के अंदर, तो उसके लिए वो जो आज बच्चे हैं कल को इन्हीं परिस्थितियों का सामना उनको भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे भी उनको छोड़ के जाएंगे। तो फिर क्या ये सर्कल चलता रहेगा? क्या बुजुर्ग इसी तरह मरते रहेंगे? क्या बुजुर्ग इसी तरह अकेलेपन का जीवन बिताते रहेंगे? इसको कौन सोचेगा? ये सोचना है दोस्तों आपने। क्यों? क्योंकि सरकार किसी के लिए कुछ भी नहीं करती। वो बुजुर्ग 80 साल की बुजुर्ग महिला अकेली अपने परिवार में थी, बच्चों से किसी और से बात करने के लिए तरसती रहती थी, कोई उससे बात करे, और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एक क्रिमिनल आया, उसको आराम से चुपचाप चाकू से मारा, उसकी हत्या की और उसके सारे पैसे लेकर ना वो चला गया। दोस्तों सोचिए, बुजुर्गों को भी आपकी ज़रूरत है। बस इतना ही कहना था। अपने विचार बदलिए, अपने बुजुर्गों को अकेला मत छोड़िए, बस यही कहना है। बाकी दोस्तों कहने के इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अगर आपको लगा कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक आपसे स्पेशल गुजारिश कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर या दूसरी परिस्थितियों के ऊपर आपको इसी तरह अपने विचार जो है ना व्यक्त करता रहूं और आपका ज्ञानवर्धन करता रहूं और दोस्तों वीडियो बनाता रहूं। तो इसके लिए मेरी यही निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।